दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। यस, हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत करते हैं आपका एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, हम धमाका बैच को कवर कर रहे हैं और आज सेकंड लेक्चर की बारी है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज प्री बेसिक क्लास। ठीक है, ये जो क्लास, ये जो धमाका बैच चला है, ये केवल और केवल यूं देखा जाए स्पेशली बेसिक बच्चों के लिए, दैट मीन्स 11 बच्चों के लिए, जिन बच्चों को लगता है केमिस्ट्री वीक है, जिन बच्चों को लगता है केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं ये बैच लागू हुआ है, ये बैच स्टार्ट हुआ है। यस, तो एक बार और स्वागत करता है आपका सेकंड लेक्चर में। यस, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले लेक्चर नहीं कवर किया तो आप उस लेक्चर को कवर करें। इस लेक्चर का मजा तब आएगा जब आप इसके पहले लेक्चर कवर करते हो। यस, तो उठाइए कापी कलम, हो जाए तैयार। यस, करते लेक्चर की शुरुआत। चले बच्चों, आज हम देखेंगे, चले बच्चों हम देखते हैं कि एक जनरल स्टेट, जो मैटर का जनरल स्टेट होता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के ठोस समानता होते हैं, जिनका नाम ठोस, द्रव, गैस होता है। इन तीनों के बीच में थोड़ा सा अंतर क्या होता है, सामान्य कुछ बातें आप कवर करेंगे। आइए आपको समझाते हैं ठोस, द्रव, गैस का कुछ सामान्य डिफरेंट, कुछ सामान्य अंतर है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड में लिखेंगे सॉलिड। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे लिक्विड। ठीक है, और यहां पे कर लेंगे गैसियस, गैस स्टेट। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड को लेकर के। ठीक है, सॉलिड क्या, फिर लिक्विड क्या, फिर गैस क्या। तो आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, जो भी केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी परिचित हुए होंगे, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का थोड़ा सा मतलब जरूर जानते हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम और मतलब को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सॉलिड में अगर हम बात करते हैं तो इनके क्रिस्टल पार्टिकल, यूं बोले इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके जो आयन होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो सॉलिड में भैया, सॉलिड में जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, यानी यूं बोले गैप की सबसे पहले बातें होंगी। ये रहा अणु या कण या आयन, तो सिंपली आप कण ही बोलोगे। ठीक है, तो ये एक सॉलिड को जनरेट कराता है। एक सॉलिड के अंतर्गत ये कुछ ऐसी घटनाएं। ठीक है, तो ये सॉलिड के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं यहां पे लिक्विड को लेकर के। तो लिक्विड में क्या होगा, कुछ ऐसा। और यहां पर गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में क्या होगा, कुछ ऐसा। अब ये जो व्यवस्थाएं हमने किया है, ये कणों की व्यवस्था है। ठीक है, तो कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ये बोलेंगे कि इसमें गैप की जो बातें होती हैं, तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो गैप को लेकर के है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि जो गैप होता है वो एक सॉलिड के प्रति जो गैप होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अब अगर हम इसी की बात करते हैं, इसके गैप की बात करते हैं, एक लिक्विड के गैप की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे जो इसका गैप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी यहां पे गैप अधिक होगा, यहां पे गैप बिल्कुल ही कम होगा। ठीक है, जैसा कि आप क्रिस्टल में, जैसा कि आप कणों में, जैसा कि आप आयनों की व्यवस्थाओं में देख रहे हो कि एक ठोस में कणों की व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से होती है, मानो कि उसमें गैप है ये नहीं है। ठीक है, यहां पे जो गैप होता है मैक्स होता है कंपेयर विथ, किसकी तुलना में, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ किसकी तुलना में, कंपेयर विथ सॉलिड। ठीक है, यानी ठोस की तुलना में मैक्स होता है, मतलब गैप ज्यादा होता है। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे जो गैप की बातें होंगी, ध्यान से देखिएगा, यहां पे गैप और ज्यादा होगा, मतलब हाई होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, मैक्स। यूं बोले कंपेयर विथ, कंपेयर विथ किसके किसकी तुलना में, कंपेयर विथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, कंपेयर विथ सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार और समझेंगे, सबसे पहले कणों की व्यवस्था, आयन की व्यवस्था या परमाणु की व्यवस्था। ठीक है, तो एक सॉलिड में जो कणों की व्यवस्थाएं होती है कुछ इस प्रकार से होती हैं, लिक्विड में कुछ इस प्रकार से और गैस में कुछ इस प्रकार से। इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप होगा ये बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में, तो सॉलिड की तुलना में भैया।
और जो यहां पे जो गैस के लिए गैप है वो गैप है ज्यादा से ज्यादा यूं बोले हाई होता है। गैप क्या होता है? गैप क्या होता है? हाई होता है। गैप क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, हाई गैप, हाई गैप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गैप होता है। और यही रीजन है कि गैस के पार्टिकल ज्यादा ही मूव करते हैं, ज्यादा ही गतिमान होते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, चले तो दूसरी बात करते हैं। ये रीजन क्या है, दूसरी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे आपसे, दूसरी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि जो गैप होता है वो डिपेंड होता है। अब एक अणु दूसरे अणु को चिपकाए हैं, ये तो सिंपल सी बात है, तो जो अणुओं के बीच में गैप है वो इस पे डिपेंड होता है। इनका जो अट्रैक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो अणुओं के बीच का अंतराणविक आकर्षण बल होता है बच्चों, वो ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होता है, रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता। तो जब आकर्षण ज्यादा होगा तो एक अणु दूसरे अणु क्या करेंगे? चिपकाएंगे। तो मेन रीजन यहां से है, दूसरा पॉइंट से है कि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है और रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता। ठीक, यहां पे दूसरी बात करेंगे तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ही होगा, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब कुछ ही मात्रा में अट्रैक्शन होगा, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यहां पे इसकी बात करते हैं दूसरा तो क्या होगा? यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा सर? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी यहां पे रिपल्सन हो रहा है। देख लो भैया, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे बिल्कुल अट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्सन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कण एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और यही रीजन है कि गैस के पार्टिकल इतना ज्यादा गतिशील होते हैं कंपेयर विथ वाटर, लिक्विड एंड सॉलिड। ये दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। यस, तीसरी बात करते हैं बच्चों, अगर हम चले बच्चों, अगर हम तीसरा बात करते हैं बच्चों तो यहां पर हो जाएगा तीसरा बात, जबरदस्त बात, शेप एंड वॉल्यूम को लेकर के। किसको लेकर के? शेप एंड वॉल्यूम को लेकर के। ठीक है, यानी आकार और आयतन की बातें होंगी। ठीक, तो आकार और आयतन दोनों होता है डिफिनिट। क्या होता है? दोनों होता है डिफिनिट। ठीक है, यस। अगर बच्चों यहां पे बात करते हैं बच्चों तो यहां पे क्या होगा? अगर हम सबसे पहले शेप की ही बात करें तो शेप यानी कि आकार होता है इनडिफिनिट। क्या होता है? इनडिफिनिट होता है, मतलब अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है डिफिनिट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है डिफिनिट। वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें आपके डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो क्या होगा? जैसे 500 ml वाटर आप लीजिए, उसको बाटल में डालिए तो बाटल का आकार का हो जाएगा। यानी 500 ml को फिर से हम किसी और बर्तन में डालें तो उस बर्तन का आकार हो जाएगा। एक जग में डालें तो जग के आकार का हो जाएगा। उसी 500 ml को हम फर्श पे इधर उधर गिरा दें तो उस फर्श पे फैल जाएगा। गुब्बारे में लटका दे तो गुब्बारे में लटक जाएगा। इसका मतलब यह है कि वहां पे 500 ml वाटर है, वो फिक्स है, लेकिन उसका शेप उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उस वस्तु पे डिपेंड करता है जिसमें हम उसको डाले हैं। यानी कहने का मतलब यह होगा कि वॉल्यूम फिक्सेड है 500 ml, लेकिन वहां पे उसका जो शेप है, उसका जो लिक्विड का शेप है, वो डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस सतह पे जा रहा है, किस सतह के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ कहेंगे शेप इनडिफिनिट होता है और वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है। राइट, तीसरी बात यहां पे करते हैं एक गैस को लेकर के। तो गैस में जो शेप होगा, ठीक है, गैस में जो शेप होगा एंड इसके अलावा जो वॉल्यूम होगा बच्चों, जो वॉल्यूम होगा वो टोटल क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। क्या होता है? इनडिफिनिट होता है, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं। एक गैस के पार्टिकल इतना ज्यादा मूवमेंट करते हैं, मतलब डिपेंड, मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनमें अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कभी अट्रैक्शन करते ही नहीं है, और यही रीजन है अट्रैक्शन न करने की वजह से इनका जो रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये ना कोई शेप पा पाते हैं, ना कोई इनका फिक्स वॉल्यूम हो पाता है। ठीक है, यानी ये दोनों होते हैं इनडिफिनिट, मतलब ये दोनों कंडीशन में क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। ठीक है, चले अगर हम बात करते हैं कुछ और लेते हैं, जैसे यहां पे चौथी बात करते हैं डेंसिटी को लेकर। किसकी बात करेंगे?
डेंसिटी को लेकर के बात करते हैं बच्चों, तो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। और आप जानते हो सिंपली कि एक डेंसिटी किसका डेंसिटी, किसका डेंसिटी, एक डेंसिटी किसका डेंसिटी, तो सॉलिड का। तो सॉलिड का डेंसिटी होता है मैक्स, होता है मैक्सिमम, होता है अधिक से अधिक होता है, ठीक है, हाई होता है, ठीक है। यस, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, एक लिक्विड का डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहां पे जो डेंसिटी होगा बच्चों वो हो जाएगा मिनिमम, हो जाएगा मिनिमम, हो जाएगा कंपैरिजन, कंपैरिजन टू लिख सकते हैं सॉलिड, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंपैरिजन टू सॉलिड या कंपेयर विथ सॉलिड, ठीक है। कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयर विथ सॉलिड, यानी सॉलिड के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं डेंसिटी को लेकर के, यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा एक गैस को लेकर के यहाँ पे होगा लो होगा, ठीक है। क्या होगा, लो होगा, मतलब कम से कम होगा, बहुत ज्यादा लो होगा, ठीक है। पांचवी बात करते हैं, पांचवा बच्चों, तो पांचवा जो प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, पांचवा लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जरा विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। तो किसका गतिज ऊर्जा, उनके पार्टिकल का। तो एक पार्टिकल, जब ठोस के पार्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे इनके जो कण है, जो पार्टिकल है, इनकी गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही कम होती है, यूं बोले जीरो के ही बराबर होती है, लेकिन लगभग लगभग हम इसको बोलेंगे लो होता है। क्या होता है, यहाँ पे लो होता है, ठीक है, यानी बहुत कम होता है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन कम होने के कारण, यूं बोले गैप थोड़ा सा अधिक होने के कारण काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इंटरमीडिएट पकड़ लेगा, ठीक है, मीडिएट होगा, मतलब मध्य होगा, ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा हाई होगा, ठीक है। यस, अगर यही बात करते हैं बच्चों, यही बात करते हैं एक गैस के पार्टिकल को लेकर के, तो काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल का क्या होता है, मैक्स होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी किसका, गैस पार्टिकल का क्या होता है, मैक्स होता है, मतलब हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके बीच में जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल डिफरेंट क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल में जैसे सॉलिड के एग्जाम्पल में देखें तो क्या होता है, अमरफस ले सकते हैं, क्रिस्टोलिन एंड अमरफस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टोलिन एंड अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड, अमोरफस सॉलिड, अमोरफस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टोलिन एंड अमोरफस सॉलिड, जितने भी क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस होते हैं सब के सब ठोस के ही एग्जाम्पल, ठीक है। चले इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी फ्लोट्स होते हैं, ऑल फ्लोट्स, ठीक है, ऑल फ्लोट्स, जितने भी फ्लोट्स होते हैं, जितने भी द्रवित होते हैं, जितने भी द्रव वाले होते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गैसेस, मतलब वाट O2 हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा, ठीक है, वाट सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ये सब है गैस को लेकर के, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरी बातें क्लियर हुई होंगी, आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। ये है एक जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, जनरल स्टेट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक इसकी शॉर्ट लें, फिर आगे की हम बात करेंगे, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार का अपडेट यूनिट होता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पद्धति प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आप यूनिट देखे होंगे, जैसे MKS, FPS, ठीक है, CGS। बच्चों आज हम देखने वाले हैं एसआई, जिसका आज हम यूज करते हैं। अच्छा, चाहे वो फिजिक्स का बच्चा हो, चाहे वो केमिस्ट्री का बच्चा हो, यानी जब जब मेजरमेंट की बातें आती है तब तब एसआई का एंट्री होता है। यानी एसआई जिसमें 7 मूल राशियां रखी गई हैं, उससे पहले एसआई को बनाने में बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था। ये बात तब की है जब आयात और निर्यात के दौरान भार और माप में दिक्कतें होने लगी, कठिन समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो वहां पर भार और माप
के सर्व सम्मेलन में, 11वें सर्व सम्मेलन में ये बताया गया था, एक प्रकार का गठन किया गया था सीजीपीएम के माध्यम से। ठीक है, सीजीपीएम एक प्रकार की सरकारी संस्था होती है। सबसे पहले ये बताते हैं कि यहाँ पे जो एसआई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों एसआई का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वह होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति प्रणाली। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये बात तब की है, इसको संक्षेप में हम एसआई कहते हैं। ये बात तब की है, ये बात 1960 की, क्योंकि बात है ये बात 1960 ही है, जब भार और माप को लेकर के 11वें सर्व सम्मेलन में ठीक है, सर्व सम्मेलन में क्या हुआ था, सीजीपीएम द्वारा एक गठन हुआ था, सीजीपीएम द्वारा एक गठन किया गया था 1960 में। भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन में सीजीपीएम द्वारा एक गठन किया गया था। सीजीपीएम जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट मेजोर। ठीक है, मेजोर बोल सकते हो। इसके द्वारा गठन, यह एक प्रकार का सरकारी संस्था होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का सरकारी संस्था है। ठीक है, और इस संस्था का गठन जो होता है वह रासायनिक समझौते के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भूमिका है एक एसआई को लेकर के, एक एसआई सिस्टम को समझने के लिए। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल का प्रणाली, यानी जिसे दुनिया का हर कोई जानेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप किसी भी चीज का वेट करना या उसके भार को समझना, उसका माप करना आप चाहे जैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वह माप हर देश में लागू ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी व्यवस्था को समझने के लिए या इस परेशानियों को दूर करने के लिए एक गठन हुआ था 11वें सर्व सम्मेलन में, ये गठन हुआ था और सीजीपीएम नामक एक संस्था द्वारा इस गठन को स्वीकार किया गया था भार और माप के माध्यम से, भार और माप के सर्व सम्मेलन में। ठीक है, तो बच्चों वहां ये व्यवस्थाएं कर दी गई कि वास्तव में जो डेली मतलब जो ज्यादा से ज्यादा यूजेस होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ जनरल क्वांटिटीज ली गई, जिन्हें हम आधार क्वांटिटीज यानी कि बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, उन बेस क्वांटिटीज जो आधार राशियां हैं, जो आधार भौतिक राशियां हैं, जिसमें 7 प्रकार की मूल राशियां रखी गई। अब वो जो 7 मूल राशियां हैं उनके अलग अलग 7 प्रकार के मात्रक, 7 प्रकार के प्रतीक रखे गए। आइए आपको बताते हैं कि वो 7 मूल राशियां क्या हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल राशियां रखी गई एसआई में कितना मूल राशियां, एसआई में 7 मूल राशियां रखी गई। ठीक है, 7 मूल राशियां रखी गई। अब इन 7 मूल राशियों का क्या मतलब है, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा सबसे पहले आता है आधार, जिसे आधार माना गया। ठीक है, आधार भौतिक राशि, आधार भौतिक राशि, यस। इसका प्रतीक लिख सकते हैं, इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, राशि का प्रतीक क्या है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, और एसआई मात्रक के प्रतीक लिख सकते हैं, एसआई मात्रक के प्रतीक, एसआई मात्रक के प्रतीक। चलिए तो यहाँ पे चार्ट फाइनली बन गया। अब यहाँ पे 7 मूल राशियां रखनी है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लंबाई। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर क्या आएगा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा 2 2 4 1 5, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, कुछ ऐसा।
चले, अब ये क्रमशः 7 मूल राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके हम प्रतीक की बात करें तो लंबाई का जो प्रतीक होता है स्मॉल एल, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है, ज्योति तीव्रता का होता है IV, पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल यानी कि स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों 7 मूल राशियां और उसके प्रतीक, ठीक है। अब हम मात्रा की बात करेंगे तो लंबाई का होता है मीटर, क्या होता है मीटर। द्रव्यमान का किग्रा, क्या होता है किग्रा, ठीक है। और इस समय का होता है सेकेंड, ठीक। इसके अलावा ताप का होता है केल्विन, ठीक। विद्युतधारा का होता है एम्पियर, ठीक। ज्योति तीव्रता कैंडिला और पदार्थ की मात्रा होता है मोल, सिंपली। अब ये एसआई मात्रक हो गए, प्रतीक हो गए। अब यहाँ पे एसआई मात्रक के प्रतीक क्या है, तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किग्रा को हम कैपिटल एम से, ठीक है, यानी कि केजी से, ठीक है। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड को करते हैं यस से, केल्विन को होता है, ठीक है। तो ये है फाइनली 7 मूल राशियां। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई और 7 मूल राशियों के प्रतीक के साथ साथ उनके मात्रक के साथ साथ यानी मात्रक के भी प्रतीक बताए गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी कि एक एसआई का वास्तव मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे सिंपली वाट, इसके अलावा जो कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनके बारे में एक वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या देखेंगे, कुछ पूर्वलगन देखेंगे जो इनके पहले जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे नैनोमीटर हो गए, ठीक है, माइक्रोमीटर हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सब प्रीफिक्स होते हैं जो पहले जुड़ते हैं, ठीक है, पहले फिक्स होते हैं। तो चलिए यहां तक इसके शॉर्ट लें, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीफिक्स की बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ यूजफुल प्रीफिक्स क्या होते हैं जो एसआई में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूजफुल प्रीफिक्स इन एसआई, ठीक है। एसआई यूनिट में प्रीफिक्स क्या होते हैं जो यूज होते हैं, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्वलगन, क्या होता है पूर्वलगन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ गुणक लिखेंगे। गुणक क्या लिखेंगे, कुछ गुणक लिखेंगे 10 टू द पावर 24। इसे हम गुणक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम गुणक कहते हैं, 10 टू द पावर 24, ठीक है। वाट 10 टू द पावर 3 का अंतर करेंगे तो 21, 10 टू द पावर वाट 18, 10 टू द पावर वाट 15, 10 टू द पावर वाट 12, 10 टू द पावर वाट 9, 10 टू द पावर वाट 6, 10 टू द पावर वाट 3, 10 टू द पावर वाट 2, 10 टू द पावर वाट 1, ठीक है। अब ये गुणक है और यहाँ पे सिंबल की बात करते हैं, ठीक है, या प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स और सिंबल, तो प्रीफिक्स क्या होगा, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो क्या होगा, प्रीफिक्स और फिर यहाँ पे लिखते हैं सिंबल। तो सिंबल से काफी क्लियर रहेगा, सिंबल को मैंने ट्रिकी बना लिया, ठीक है। तो सिंबल में क्या होता है, सिंबल में होता है वाट, ए जी, यहाँ पे ए और ये ई यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसके सामने, और ये पी टी, फिर जी पंडित जी, मेरे यहाँ पे को, हंसने, और ये द। ये जो मैंने अभी बोला है ये एक ट्रिक है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए जी पंडित जी मेरे को हंसने द, ठीक है। ये एक ट्रिक है, तो सिंपली इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप चाहो तो अपने आप से ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। क्या होता है, एटो, ठीक है, जेटो, इक्सा, ठीक है, ये होता है पेटा, ठीक, तेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है। ये कुछ ऐसा। तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपली है
ये सिंपली हैं जब पावर आपका क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा। ये सिंपली हैं यूजफुल प्रीफिक्स एसआई के अंतर्गत जो पहले आते हैं, ठीक है। यानी आपसे कहा जाए मेगा मीटर या किलोमीटर, तो किलो क्या है, किलो उसका प्रीफिक्स और मीटर क्या है, उसका एसआई है, ठीक है। तो जब एसआई में कुछ हम जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक। अब यहीं पे हम बात करेंगे माइनस पावर वाला। तो सिंपली क्या करेंगे, फिर से हम गुणक लिखेंगे, ठीक है। और गुणक में क्या लिखेंगे, गुणक में लिखेंगे 10 टू द पावर वाट, माइनस का 24, 10 टू द पावर वाट, माइनस का क्या 21, 10 टू द पावर वाट, माइनस का 18, 10 टू द पावर वाट, माइनस का 15, 10 टू द पावर वाट, माइनस का 12, माइनस का क्या 9, माइनस का क्या 6, माइनस का क्या 3, माइनस का क्या 2, माइनस का क्या 1, मिला लीजिए 1 2 3 6 9 12 9 12 15 18 21 24, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीफिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, फिर इसका एक सिंबल भी आएगा, सिंबल भी आएगा, ठीक है, सिंबल भी होगा, ठीक। तो चलिए पहले सिंबल से स्टार्ट करते हैं। सिंबल में क्या होगा, स्मॉल वाई या जा, यहाँ पे इसके सामने फ, एक लड़के का नाम है एजाफ, पानी पी, ठीक है, पानी नी, में पानी में कूद सी, और यहाँ पे डी, ठीक। तो बहुत इजीली हो जाएगा, यजाफ पानी में कूदबे, ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स सिंबल, देखो सिंबल से मैंने जो ट्रिक बना रखा है, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको आप ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। ये पावर के साथ आप ट्रिक याद कर लो, मतलब ये आराम से हो जाएगा, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है एक टो, क्या होता है, एक टो, ठीक है, क्या होता है, एक टो, ठीक है। और ये होता है जेपटो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है एटो, क्या होता है, एटो, ठीक है। और एफ से क्या होगा, फेमेटो, क्या होगा, फेमेटो होगा, क्या होगा, फेमेटो होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी से क्या होगा, पी से होगा वाट, पीको होगा, पी से क्या होगा, पीको, ठीक है। और ये एन से जो होगा, ये एन से होगा 10 टू द पावर 9 का मतलब होता है नैनो, क्या होगा, नैनो, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 का होता है माइक्रो, क्या होता है, माइक्रो, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मिली, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिली। अब तो यहाँ इसकी छोटी बहन सेंटी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डेसी हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं ये क्या है, सब के सब प्रीफिक्स हैं जो कि एक एसआई में यूज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, वीडियो को पॉज करें, आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो जुड़े रहें, लगे रहें और काम करते रहें, काम का अंदाज सिखा देंगे आपको, केमिस्ट्री में A to Z बता देंगे। केमिस्ट्री का आपके अंदर का जो डर है, उस डर को मैं गारंटी लेता हूं कि डर आपका खत्म हो जाएगा। जब तक आपके सामने, जब तक आपके साथ DK स्टडी चैनल, तब तक आपका डर यूं का यूं छू मंतर हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए बच्चों अब देखते हैं द्रव्यमान तथा भार में संबंध, ठीक है। द्रव्यमान और भार का मतलब क्या होता है, इन दोनों को हम अंतर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है या कहीं कोई पूछ देता है तो वहाँ पे आप द्रव्यमान और भार को एक साथ कैसे समझाओगे, उसका यहाँ पे प्रोफार्मा तैयार किया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले एक साइड में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, और एक साइड में क्या लिखेंगे, भार। अब इन दोनों का क्या मतलब है आइए बताते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चों, द्रव्यमान होता क्या वास्तव में, द्रव्यमान का मतलब होता है जिसके अंतर्गत वो रियल क्वांटिटी पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम मास सिंपली बोलते हैं, ठीक। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की वह मात्रा होता है, यानी द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है सिंपली। यानी एक वस्तु में, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, चाक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें जो निहित वास्तव में जो इसकी रियल क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, जो कभी बदल नहीं सकती, ठीक है, ये कहलाता है इसका मास, ये कहलाएगा इसका द्रव्यमान। एक वस्तु में द्रव्यमान का भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा और एक वस्तु में वेट का भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, भार का भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो सिंपली जो वस्तु में निहित मात्रा होती है वही होती है
द्रव्यमान, ठीक है। अगर हम भार की बात करते हैं बच्चों, तो भार का मतलब होता है किसी वस्तु का भार एक प्रकार का बल होता है, और ये बताता है कि पृथ्वी अपने केंद्र से कैसे आकर्षित करती है। जैसे सिंपली वे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे एक अर्थ मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हो न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी अपने सेंटर द्वारा, ये क्या होता है, सेंटर होता है, क्या होता है, ये होता है सेंटर, ठीक है। ये होता है सेंटर, यानी कि केंद्र के द्वारा क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को सतह पर रख देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने अट्रैक्शन करती है, ठीक है, यानी अपने केंद्र द्वारा उस वस्तु को खींचती है। तो ये होता है एक प्रकार का बल। क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है जिसे हम कहते हैं भार। क्या कहते हैं, भार। इसी बल को हम भार का नाम दिए हैं। क्या दिए हैं, भार का नाम दिए हैं। तो एक पृथ्वी अपने सेंटर द्वारा ऑब्जेक्ट को, यानी जिस बल द्वारा, अपने सेंटर के माध्यम से जिस बल द्वारा खींचती है, उस बल को हम भार का नाम देते हैं, ठीक है। तो यह जो भार है, यह जो वस्तु का भार है वो बदल सकता है, लेकिन इस वस्तु में जो रियल क्वांटिटी है वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सिंपली एक वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के केंद्र द्वारा जितना बल लगाएगी उतना ही उस वस्तु का भार होगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे दूसरी पॉइंट वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे यह एक अचर राशि है, ठीक है, ये बदल नहीं सकती तो अचर कहेंगे, और जो बदलता है उसको हम चर कहेंगे। इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। चले तीसरा बात करते हैं। इसका एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। आप सुने हो, एसआई मात्रा जो किलोग्राम होता है वो मास का होता है, द्रव्यमान का होता है। अभी एसआई यूनिट में बताए हैं, एसआई यूनिट में द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन। तो जब भार निकालना हो, जब डब्ल्यू निकालना हो, जब वेट निकालना हो, तो वहां हम न्यूटन की बातें करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बहुत ये जबरदस्त बात है, शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो रियल क्वांटिटी है वो चाहे आप किसी भी स्तर पर ले जाओ, चाहे जमीनी स्तर पर ले जाओ, चाहे किसी और स्तर पर ले जाओ, यानी कभी भी द्रव्यमान चेंजेस नहीं होगा एक ऑब्जेक्ट का। लेकिन भार का जो मान होता है वो शून्य भी हो सकता है। जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, जहां पर ग्रेविटी नाम का चीज नहीं होती है, वहां पे बोलते हैं जीरो, ठीक है बच्चों। अगर लास्ट वाली पॉइंट देखते हैं तो एक द्रव्यमान को हम दंड तूला द्वारा मापते हैं। दंड तूला, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक दंड तूला जो कि केवल और केवल मास को मेजर करता है। तो मास को जब भी मेजर करना हो तो हम दंड तूला का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसे स्प्रिंग तूला द्वारा मापा जाता है, यानी जब वेट की बात होती है तो वहां पे जो तूला होता है, जो मेजरिंग के लिए उपकरण होता है, ठीक है, उसमें एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। वो स्प्रिंग कंपन करता है और वो बताता है कितना वेट है, कितना वेट नहीं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों एक मास एंड वेट में थोड़ा बहुत जनरल इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से आप ये रियलाइज कर सकते हो कि वास्तव में एक मास क्या है और एक वेट क्या है, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी एक वेट और मास की बातें है तो आप लिख दीजिएगा W=mg। यह एक फॉर्मेट होता है, यह एक संबंध होता है, ठीक है। एक W और एक M के बीच में जो संबंध होता है वो होता है W=mg। ये इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब भी न्यूमेरिकल, जब आप 9th में थे तो आपको कुछ न्यूमेरिकल मिला होगा, ठीक है, W=mg के आधार पर, ठीक। तो सिंपली इसका रिलेशन होता है किसका किसका, मास एंड वेट का। तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। एक दो परिभाषाओं की बात करेंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। आने वाले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। जो बात करते हैं छोटा सा लेंगे परिभाषा, ठीक है। छोटा सा शब्द है जिसका नाम है आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। अब बच्चों आयतन का मतलब क्या होता है, एक आयतन होता क्या, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो आयतन का मतलब होता है बच्चों किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। मतलब एक वस्तु जितना स्थान घेरती है, क्या बोलेंगे, मतलब एक वस्तु जितना स्थान घेरती है उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो सिंपली ये छोटे छोटे क्लास की बात है, बताया जा चुका है। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, लिख देते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, घेरे गए कुल स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं, वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है। सिंपल ये बात। अब एक रियल बात और इंपॉर्टेंट बात कि एक जो वस्तु होता है वो सिंपली स्थान घेरता है और जितना स्थान घेरेगा कुल स्थानमा को हम बोलेंगे आयतन। ये तो क्लियर है।
अब एक वस्तु या एक पदार्थ स्थान घेरते कैसे हैं? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात है कि प्रत्येक पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ, या यूं लिखें प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रत्येक पदार्थ त्रिविमीय स्थान कवर करते हैं, त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए, तो बच्चों यहां पे लिखेंगे क्योंकि एक बीमी, तो जो एक बीमी आकृतियां होती हैं, एक बीमी जो आकृतियां होती हैं हमेशा आप देखोगे, जैसे कि रेखा की बात करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एंड द्विविमीय आकृतियां, ठीक है, द्विविमीय आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां, जैसे कि क्या लिख सकते हैं? जैसे कि द्विविमीय आकृतियां, जैसे कि क्या? जैसे कि हो सकता है जैसे हो सकता है त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज यानी कि वर्ग बोल सकते हो, ठीक है। ये ऐसे आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां, जिनका आयतन या इनका आयतन शून्य होता है, 0 होता है, शून्य होता है। यही रीजन है कि एक बीमी और द्विविमी जितने भी शेप होते हैं, जितनी भी आकृतियां होती हैं, उनका आयतन क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए हर एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ हमेशा त्रिविमीय स्थान घेरेंगे, त्रिविमीय स्थान घेरेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी एक वस्तु स्थान घेरेगा तो त्रिविमीय स्थान ही घेरेगा, एक विमी नहीं और दो विमी नहीं। अब सिंपली देखा जाए तो एक वस्तु का आयतन होता क्या है? ठीक है, एक वस्तु का जो आयतन होता है, किसी वस्तु का आयतन क्या होता है? किसी वस्तु का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख न करके हम लंबाई पे 3 बार कर देते हैं, ठीक है, लंबाई का क्यू कर देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी L का क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हो जाएगा मीटर का क्यू। क्या हो जाएगा? मीटर का क्यू। लेकिन बट सामान्यतः रसायन की दुनिया में, सामान्यतः रसायन में इसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर का क्यू या डेसीमीटर का क्यू लिखते हैं। डेसीमीटर क्यू से प्रदर्शन करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या इसी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जबरदस्त आयतन के लिए, ठीक है, कि किसी भी वस्तु का आयतन को समझना है तो आपको ये थोड़ा बहुत पॉइंट वाली बातें नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक ये पॉइंट वाली बातें नोट करें और इसके बाद एक छोटा सा और परिभाषा देने वाले हैं, छोटा सा एक पॉइंट वाली बात देने वाले हैं जिसका नाम है घनत्व, ठीक है। यस, तो यहाँ तक नोट करें। लिखना चाहते कैसे लिखोगे? इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसकी घनत्व कहलाती है। पदार्थ की मात्रा उसकी घनत्व कहलाती है या वस्तु की घनत्व कहलाती है, उसकी घनत्व कहलाती है, ठीक है, घनत्व कहलाती है, ठीक। इतनी बात है। अब सिंपली एक डेंसिटी जिसका फॉर्मेट होता है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? सिंपली इसका जो सिंबल होता है वो डी होता है, ठीक है, सिंबल क्या होता है? डी होता है। तो बच्चों घनत्व को हम लिखते हैं, टोटल डिपेंडेंट होता है द्रव्यमान बटे आयतन पे। किस पे होता है? द्रव्यमान बटा आयतन पर डिपेंड होता है, ठीक। यानी अर्थात डी इक्वल टू लिख सकते हैं वाट एम बाई भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो आपको फॉर्मेट मिला है, इसके आधार पे
अगर हम मात्रा की बात करते हैं, अगर हम एसआई मात्रा की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? तो मास का मतलब होता है किग्रा, और ये वी का मतलब होता है आयतन, यानी कि मीटर का क्यूब, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो किग्रा इंटू मीटर का इनवर्स, यानी कि यहाँ पे क्यूब। ठीक है, लेकिन एक बात और है, इसे रसायन की दुनिया में क्या लिखेंगे? लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो रसायन में इसका मात्रक जो होता है, रसायन में इसका मात्रक हम यूज करते हैं, इसका मात्रक किसके रूप में यूज करते हैं? तो किग्रा को यूज करते हैं ग्राम प्रति, और मीटर को यूज करते हैं सेंटीमीटर का क्यूब, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर -3। ठीक है, में व्यक्त करते हैं, या होता है, या व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतनी बातें। अब बच्चों एक डेंसिटी का वास्तविकता क्या है? एक डेंसिटी का वास्तव में जो मतलब है वो ये बताता है, एक घनत्व जो कि वस्तु को बताता है कि वस्तु में जो कण है वो कितने पास पास हैं। बच्चों यहाँ लिखना चाहते तो लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, क्या होगा? वाट किसी पदार्थ के घनत्व का तात्पर्य होता है, किसी पदार्थ के घनत्व का तात्पर्य होता है, घनत्व का तात्पर्य होता है कि उसमें उपस्थित कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं, कितने पास पास व्यवस्थित हैं। ठीक है, कितने पास पास व्यवस्थित हैं। ठीक है, ये बातें हैं, और ये जबरदस्त बातें हैं एक सिंपली वे में डेंसिटी को लेकर के। यस, तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है। यस, तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में यहीं पे लेते हैं ब्रेक, क्योंकि मिलने वाले हैं इस लेक्चर का, इस धमाका बैच का, इस धमाका सीरीज का जो तीसरा लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम लोग छोटे छोटे और बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, ठीक है, और केल्विन, इन तीनों का अलग अलग मतलब, इन तीनों को एक में करा करके हम एक फार्मूला भी देने वाले हैं, और वो फार्मूला कैसे बनेगा, यस, उसके बारे में फुली 100% डिटेल देने वाले। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ आज का लेक्चर। कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया, क्या बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ, ये आप जरूर कमेंट करो और बताएं। तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक, क्योंकि मिलने वाले लेक्चर में। यस, तो बने रहिए डीके स्टडी चैनल के साथ, लगे रहिए। यस यस।